हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। सिविक्स का लेसन 4 द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब हम देख रहे हैं मतलब हमारी भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, इसे हम देखेंगे। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है, जिसमें मैंने 6th 7th 8th के सब्जेक्ट्स के लेसन्स एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अलॉन्ग विद द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी टू इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो न्याय के साथ में ही जो हमारा जो विधानमंडल है वह और हमारी जो न्याय व्यवस्था है, दोनों भी हमारे गवर्नमेंट के बहुत इक्वल इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। मतलब जो कि न्याय व्यवस्था और जो न्याय बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, वह दोनों मिलकर हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। वाइल द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज, जुडिशरी गिव्स जस्टिस। तो जहाँ लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने वाला जो मंडल है, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, वह लॉज बनाता है और जो जुडिशरी है वो न्याय देती है। In this chapter, we will learn how judiciary works to give justice and thereby helps in removing injustice in a society and establish a whole healthy society। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि जुडिशरी मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है किस तरह से न्याय करती है और हमारे जो भी देश में या हमारे समाज में जो भी अनजस्टिस है, इनजस्टिस है, वो सोसाइटी से हटाकर एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की किस तरह से कोशिश करती है। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई गिविंग जस्टिस इज़ नेसेसरी। लेकिन इसके पहले हम यह समझेंगे कि जस्टिस देना या न्याय करना क्यों ज़रूरी है। Opinions, thoughts, perspectives, beliefs, faith and culture differ from person to person। अब जैसे कि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उसके अलावा बहुत से रीति रिवाजों वाले, बहुत अलग अलग ओपिनियंस वाले लोग, सभी तरह के लोग रहते हैं और उनके सबकी ओपिनियन अलग रहते हैं, थॉट्स अलग रहते हैं, उनके बिलीव्स, फेथ, कल्चर सब कुछ अलग रहता है। हर एक पर्सन से पर्सन वो डिफरेंट होता है। इफ़ पीपल आर टॉलरेंट दे कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर लोग बहुत टॉलरेंट होंगे, बहुत किसी भी चीज़ को समझने वाले लोग होंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़ों को अवॉइड करेंगे। बट इफ़ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर वेरी शार्प दे मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अगर ओपिनियंस अलग अलग होंगे और वह आपस में उनका टकराव होगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़े होंगे। They should be resolved impartially and in accordance with the laws. For this purpose, an unbiased judicial machinery is required। तो उनको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे इम्पार्शली, तो उसके लिए हमें एक न्याय व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ जुडिशियल जो मशीनरी है, न्याय व्यवस्था जो है, वह बहुत ज़रूरी हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। देखिए, झगड़े होते हैं तो किसमें, इंडिविजुअल्स में हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स में हो सकते हैं। अ डिसीजन और लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट में सीम अनफेयर टू पीपल एंड दे में अप्रोच टू द कोर्ट फॉर जस्टिस। तो कई बार लोगों के लिए कुछ न्याय व्यवस्था या फिर कुछ कानून बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और लोगों को वह पसंद नहीं आता है, तो ऐसे समय में वह कोर्ट के में जस्टिस की मांग कर सकते हैं। Next, the government tries to implement the objectives of social justice and equality laid down in the Constitution। संविधान में बहुत सारे ऐसे न्याय व्यवस्था के लिए और कानून जो बनाए गए हैं, उनको गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वह समाज में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हों। The judiciary, through its decision in certain cases or through active involvement, can support the government। तो जब गवर्नमेंट कानून व्यवस्था लाने की कोशिश करती है समाज में या फिर अपने कंट्री में, तो ऐसे समय में जो न्याय व्यवस्था है या न्याय मंडल है, उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। द कोर्ट कैन हेल्प टू ब्रिंग द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वुमेन, चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड एंड ट्रांसजेंडर इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ऐसे समय में कोर्ट हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि देखिए, जो हमारी सोसाइटी में सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो बहुत कमज़ोर हों, गरीब हों,
वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, और कुछ डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हों, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उसके अलावा जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं वो हो सकते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर जो होते हैं, उनके प्रति समाज का रुख एक जैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यह कोड हमेशा ट्राई करता है। When the common man benefits from the values of freedom, equality and justice, it leads to the widening and deepening of democracy. तो जब एक कॉमन मैन जो है बेनिफिट उठाता है फ्रीडम के, इक्वालिटी के, जस्टिस के, तो हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो बहुत अच्छी तरह से वाइड होती है, अच्छी तरह से उसका प्रचार होता है, प्रसार होता है, और अच्छी तरह से हमारा लोकतंत्र विकसित होता है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने में, उसको अच्छा मजबूत बनाने में यह इक्वालिटी की वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होती है। द रूल ऑफ लॉ इज़ प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। जो भी कानून है उसको प्रोटेक्शन मिलता है न्याय व्यवस्था से, जुडिशरी से। द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, रिच, पुअर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मैन और वुमन, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड क्लियरली थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। तो जो भी रूल बनाया जाता है वह रूल किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है? न्याय व्यवस्था के द्वारा। और जो भी लॉ बनता है वो सबके लिए एक जैसा होता है, उसमें कोई अमीर गरीब और बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड, मैन वुमन, ये सब इस कानून के तहत एक ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। यह हमारा न्याय व्यवस्था बताती है, यह जुडिशियल डिसीजन होता है। Judiciary helps to protect the right of people. Conflicts are resolved in accordance with law, and law prevents emergence of repressive and authoritarian ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो कई बार क्या होता है कि यह कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, जुडिशरी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लोगों के राइट्स जो हैं वह प्रोटेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि जैसे कि कानून को तोड़ने के लिए कई बार कोई तानाशाही करते हैं, कोई बहुत दबाव डालता है, तो ऐसे समय में अगर न्याय व्यवस्था अच्छी रही तो वो हेल्प करती है इस तरह की तानाशाही को ख़त्म करने में। या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करता है, किसी का दबाव ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए न्याय व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अब ये जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द सेंटर एंड द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अ सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो देखिए हमारे कंट्री में केंद्र शासन और राज्य शासन चलता है। तो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में काम करती है, वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वह अपने अपने राज्यों में भी अच्छी तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। तो ऐसे समय में एक जुडिशियल सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है कि पूरे कंट्री के न्याय व्यवस्था पर ध्यान दें। सो देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स। दिस मीन्स दैट जुडिशरी इन इंडिया इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसलिए एक न्याय व्यवस्था को, पूरे न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए ये जो जुडिशरी काम करती है, ये न्याय व्यवस्था जो काम करती है पूरे देश को चलाने के लिए, तो वह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट अंडर विच देयर आर हाई कोर्ट्स। तो ऐसे समय, ऐसे पूरे देश को चलाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सबसे बड़ा ऐसा मुख्य कोर्ट माना जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं। द हाई कोर्ट्स, जिन्हें हम उच्च न्यायालय भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। द हाई कोर्ट्स कंट्रोल्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फॉलोइंग विच देयर आर लोअर कोर्ट्स विच आर एट द बॉटम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो हाई कोर्ट्स जो रहते हैं वो कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा भी कुछ लोअर कोर्ट्स होते हैं जिन्हें ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो भी मुख्य जो जस्टिस होते हैं, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं इंडिया के, वह सुप्रीम कोर्ट के हेड माने जाते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको, और जो अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट जो रहते हैं, जो उन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो अपॉइंट करते हैं। बाय कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। The judiciary should not work under any kind of pressure. The independence of the judiciary is maintained so as to enable the judges to fearlessly carry out the function of giving justice. तो हमारी जो जुडिशरी है वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है, और वो इंडिपेंडेंटली मेंटेन रहती है, और जजेस जो रहते हैं वो फियरलेसली, निर्भयता से जो भी न्याय देने का काम है वो करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविज़न। और वो निर्भयता से अच्छी तरह से न्याय कर सकें, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। हम देखेंगे, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली बताया गया है, और क्या प्रोविजंस हैं वो अब हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस, अ लीगल एक्सपर्ट और वन हैविंग सर्व्ड एज द हाई कोर्ट जज और एन एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट इज कंसीडर्ड एलिजिबल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है जजेस के लिए क्राइटेरिया कि कोई भी ऐसा एक अच्छा सा लीगल एक्सपर्ट, और जिससे कि हाई कोर्ट के जज के रूप में जिसने काम किया है, जो एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट है, वही इस काम के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल होता है। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस हेल्प्स टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल प्रेशर। तो जजेस रहते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। जजेस एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ टेनर, जजेस अपने काम को अच्छी तरह से सिक्योर तरह से कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट फॉर ट्रिवियल रीजन्स और फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स। उन्हें कभी भी किसी भी फालतू के रीजन्स से या फिर किसी राजनीतिक कारण से उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स, वाइल फॉर द हाई कोर्ट एज इज 62 ईयर्स। तो रिटायरमेंट एज रहती है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है, और हाई कोर्ट में वह 62 ईयर्स मानी जाती है। The salaries of judges are drawn from the Consolidated Fund of India. No discussion takes place in Parliament. तो पार्लियामेंट में इनके सैलरीज के बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं किया जाता। जो भी फंड इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड इंडिया के में आता है, उनसे इनकी सैलरीज, जजेस की सैलरीज दी जाती है। इसके लिए कभी कोई डिस्कशन नहीं होता। Personal criticisms cannot be made on judges for their acts and decisions. Contempt of court is considered is a punishable offense. तो अगर पर्सनल कोई भी क्रिटिसिज्म इन जजेस पे नहीं किया जा सकता, अगर उन्होंने न्याय दिया है तो उसके अपोज में कोई नहीं जा सकता। अगर इस तरह का अपराध कोई करता है तो उसे पनिश किया जाता है। दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स जजेस फ्रॉम मिसगाइडेड रॉन्गफुल क्रिटिसिज्म बट ऑल्सो प्रिजर्व्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और इसकी वजह से ना जज प्रोटेक्ट होते हैं, बल्कि कभी कुछ रॉन्गफुल क्रिटिसिज्म उन पे होता है तो वह भी प्रिजर्व किया जाता है, किससे? इस न्याय व्यवस्था के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। The Parliament cannot discuss the decisions of the judges. However, it has the right to remove the judges from their position through the impeachment procedure. देखिए, जजेस के ने अगर कोई डिसीजंस दिया है तो पार्लियामेंट में वो कभी डिस्कस नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर जजेस का को अलग हटाना है या उनको उनके पद से दूर करना है तो उसके ऊपर एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को वह फॉलो कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ट्रेडिशनली द कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट्स व्हेनेवर दे आर अप्रोच्ड फॉर दैट पर्पस। In the last few decades, this image of the court has undergone a change and they have become increasingly active. तो ट्रेडिशनली जो कोर्ट्स रहते हैं वो डिस्प्यूट जो भी है सेटल करते हैं, और इसमें लास्ट कुछ डिकेड से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो जितने भी
न्याय आए हैं या फिर जितने भी न्याय किए गए हैं वो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने एक्टिवली उन्हें निभाया है। दिस मीन्स दैट द कोर्ट नाउ सीक्स टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ द जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट रहते हैं वह अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के हर एक गोल को न्याय के तरीके से इक्वालिटी की तरह से उन्हें निपटाया जाए। द कोर्ट हैज़ ट्राई टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस इन सोसाइटी, वुमन, ट्राइबल वर्कर्स, फार्मर्स एंड चिल्ड्रन। तो जब भी कोर्ट किसी भी फैसले को करती है तो वो सबसे पहले यह देखती है कि किसी भी तरह की न्यायिक व्यवस्था को चलाने के लिए या अगर किसी कोई भी केस है उस पर अगर सोचना पड़े तो सबसे पहले वह ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग होते हैं जैसे कि वुमेन हैं, आदिवासी लोग हैं, वर्कर्स हैं, फार्मर्स और चिल्ड्रन हैं, उनको ध्यान में रखकर ही अपने फैसले देती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। तो जो भी लोगों के हित में होता है ऐसे ही जो केसेस हैं यह सॉल्व करती है, जिससे कि लोगों को कभी भी अन्याय न सहना पड़े। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यह जो जुडिशरी है अच्छी तरह से लोगों के कल्याण के लिए ही फैसले देती है अगर किसी केस पर वह काम कर रही है तो। फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, अब सुप्रीम कोर्ट के क्या काम हैं? As a federal court, it has the responsibility to settle disputes between the center and states on one side and states on the other. अब एज अ फेडरल कोर्ट, ये मुख्य हमारी कोर्ट होती है देश की, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी जैसे सेंटर केंद्र के बीच में और किसी राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके ऊपर वह सेटलमेंट का काम करती है, उन्हें समझाने का काम करती है, उन्हें न्याय देने का काम करती है, चाहे वो सेंटर और स्टेट में हो या फिर एक स्टेट और दूसरे स्टेट में। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई किसी प्रकार के झगड़े चल रहे हों या विवाद हो रहे हों या फिर केंद्र और किसी स्टेट के बीच में विवाद हो रहे हों तो ऐसे केस को निपटाने का काम यह सुप्रीम कोर्ट करती है, यह फंक्शन है उसका। It may also give orders to relevant authorities for protection of the fundamental rights of the citizens। और यह ऑर्डर देती है अथॉरिटीज़ को कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कभी भी मतलब उनको अनदेखा ना किया जाए। जो भी फैसला हो इनके फंडामेंटल राइट्स के अनुसार ही लोगों के होना चाहिए। टू रिव्यू डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस। हम ये समय समय पर लोअर कोर्ट्स हैं उनके जो भी न्याय व्यवस्था है उसको देखने का काम करती है और उनके जो डिसीजंस हैं उनको भी सुनती है और देखती है। इन केस द प्रेसिडेंट आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल आस्पेक्ट्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड प्रोवाइड द नेसेसरी एडवाइस। अगर प्रेसिडेंट ने कभी किसी लोगों के हित के लिए कोई न्याय मांगा, क्या न्याय व्यवस्था पर फैसला करने की इच्छा जाहिर की है कि लोगों के हित में क्या अच्छा है क्या नहीं, तो ऐसे समय में एडवाइस देने का काम भी कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक तरह से किसी चीज़ का विश्लेषण करना, न्यायिक व्यवस्था का विश्लेषण करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की होती है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे, संविधान को सुरक्षा प्रदान करे। यू आर अवेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश का एक फंडामेंटल लॉ है। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लॉ दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव लाने का अधिकार ये किसी भी पार्लियामेंट को नहीं होता है। एवरी एक्ट और पॉलिसी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ एनी लॉ पास्ड बाय द legislature or any act of the executive violates any provision of the constitution, the said law or act is declared illegal and struck down by the court। अगर किसी तरह का ऐसा कोई लॉ पास होता है लेजिस्लेचर में या कोई भी लॉ पास किया जाता है लेजिस्लेचर से या फिर ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने का प्रोविज़न किया जाता है, तो अगर यह मतलब यह संविधान के अनुसार उसे इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है और दिस पावर ऑफ द कोर्ट इज़ नोन एज जुडिशियल रिव्यू। इसे ही
कोर्ट का जो पावर है इस कोर्ट का, उसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। मतलब किसी तरह का संविधान में हम फेरबदल नहीं कर सकते, और किसी भी मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम न्याय व्यवस्था में बदलाव लाने की हम कोशिश करेंगे, तो उसे अगर वो हित में नहीं होगा हमारे देश के, तो यह जुडिशरी है उसे इलीगल करार कर सकती है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, द कोर्ट हैड आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी एंड इनकम डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थ्रू एन एफिडेविट। तो अगर कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसा कैंडिडेट उसे अपने इलेक्शन में भाग लेने के पहले उसे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनकम डिटेल्स, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक एफिडेविट के तहत सबमिट करना होता है। द एम वॉज टू एंश्योर दैट द वोटर्स विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। इससे हम यह देख सकते हैं कि लोग बराबर ऐसे ही वोटर को वोट दें जो कि बिल्कुल कैपेबल है, जो लायबल है। सो इज़ दिस नॉट एन अटेम्प्ट टू मेक आवर इलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट? इससे क्या हमारी इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होती है? यस, होती है, क्योंकि अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो वोटर्स बराबर ही वोट करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिए हाई कोर्ट के बारे में। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पार्लियामेंट विद द पावर टू स्टैब्लिश अ हाई कोर्ट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन द यूनियन। हमारे देश में जहाँ भी स्टेट्स हैं तो स्टेट्स में हाई कोर्ट बनाए गए हैं। करंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो अभी पूरे देश पर एक सुप्रीम कोर्ट ही तो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इसके लिए जगह जगह हर स्टेट्स में हाई कोर्ट्स होते हैं। तो ऐसे अभी हमारे देश में 24 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, एंड देयर इज़ अ चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद अदर जजेस इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ अदर जजेस भी होते हैं। ऑल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि द बॉम्बे हाई कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन कवर्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखिए, जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है वह कितना जुरिस्डिक्शन कवर करता है, कौन कौन से स्टेट कवर करता है? एक तो हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, और यूनियन टेरिटरीज मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन सब को बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। हम उधर की न्याय व्यवस्था बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस देखे, अब हम हाई कोर्ट के फंक्शंस देखेंगे। टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करता है, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम हाई कोर्ट करता है। अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। और यह ऑर्डर दे सकता है, इससे अथॉरिटी है कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट हों। द गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट वाइल अपॉइंटिंग जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो गवर्नर जो है वो एडवाइस लेता है हाई कोर्ट में। अगर जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अपॉइंट कर रहा है तो वह हाई कोर्ट से क्या लेता है? एडवाइस लेता है। तो गवर्नर जो है वह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके जज को अपॉइंट करता है। ऐसे समय में उसे कौन हेल्प करता है? हाई कोर्ट हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स क्या होते हैं। दीज आर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील या फिर तालुका लेवल। तो तालुका लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उन्हें लोअर कोर्ट कहते हैं। द पीपल जनरली गो टू दीज कोर्ट्स। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ वन डिस्ट्रिक्ट जज। तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं, आम जनता है, इस कोर्ट में जा सकती है। द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया, देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ। हमारे देश में 2 ब्रांचेस हैं लॉ की, एक सिविल लॉ है और एक क्रिमिनल लॉ है। तो सिविल लॉ क्या होता है वह हम देखेंगे। दिस लॉ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स विच अफेक्ट और इंटरफियर विद द राइट्स ऑफ पर्सन। तो लोगों के अधिकारों का हनन अगर किसी केस में होता है तो वहाँ पर सिविल लॉ के तहत निर्णय दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, डिवोर्स एट्सेट्रा। आफ्टर फाइलिंग अ पिटीशन इन द रिलेवेंट कोर्ट, द सेड कोर्ट गिव्स अ डिसीजन। तो अगर ज़मीन का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, किराए से संबंधित किसी प्रकार के एग्रीमेंट पर कोई विवाद होता है, डिवोर्स के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में पिटीशन दाखिल किया जाता है
कोर्ट में और फिर वहाँ पर यह डिसीजन दिया जाता है। यह सिविल लॉ के तहत आता है। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि सीरियस क्राइम्स आर डील्ड अंडर क्रिमिनल लॉ, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, रॉबरी, डाउरी, मर्डर एट्सेट्रा। तो देखिए जो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल ऐसे केसेस होते हैं, जैसे चोरी है, डकैती है, दहेज के लिए मार होती है, मर्डर होता है, ऐसे केसेस जो हैं क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। इन दीज केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ऐसे समय में एक एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस के पास, और द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द मैटर एंड देन अ पिटीशन इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। तो एक ऐसा मैटर जो रहता है उसको कोर्ट में दाखिल किया जाता है और पिटीशन फाइल की जाती है कोर्ट में। और इफ़ चार्जेस आर प्रूव देयर आर प्रोविजंस फॉर सीवियर पनिशमेंट। और अगर वो चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो सीवियर पनिशमेंट दी जाती है। द इंडियन जुडिशरी हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इंडियन जुडिशरी जो है उन्होंने एक जो है बहुत अच्छा ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है कंट्री के लिए। कॉमन पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम। द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जो कॉमन लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट इस जुडिशियल सिस्टम के प्रति होना भी चाहिए। और द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, द फेडरल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल फ्रीडम को, जो भी हमारी फेडरल सिस्टम है, मतलब जो भी कोर्ट कानून की व्यवस्थाएं हैं उनको, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। कोर्ट्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया। और कोर्ट्स हमारे देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने में, मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो यह आपका लेसन है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। बहुत सारे लेसन्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं 8th स्टैंडर्ड के, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।